हेलो स्टूडेंट्स, कल के वीडियो लेक्चर के अंदर हमने अपवर्तन के बारे में पढ़ा था। उसकी बेसिक डेफिनेशन के बारे में, जो सामान्य परिभाषा होती है उसके बारे में डिस्कस किया था। और साथ में हमने माध्यमों की भी बात की थी कि माध्यम कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से प्रकार के होते हैं, किस किस तरीके से हम उसका विभाजन करते हैं, या फिर कोई भी प्रकाश की किरण जो है उसके लिए हम सघन माध्यम और विरल माध्यम दोनों में से चुनाव किस तरीके से करते हैं। अब कल के वीडियो लेक्चर के अंदर एक नाम आया था अपवर्तनांक का, जिसे हमने थोड़ा सा कल डिस्कस किया था। आज हम उसी अपवर्तनांक के बारे में और बाकी चीज़ें जो हैं उसको डिस्कस करेंगे और किस तरीके से वो यूजेबल है अपने पास, उसकी उपयोगिता क्या है, वो भी हम लोग आज के वीडियो लेक्चर के अंदर देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं कि अपवर्तनांक जो होता है, अपवर्तनांक जो है ये क्या होता। तो इसके लिए हमने कल भी एक सामान्य सी परिभाषा लिखी थी, ठीक है। तो अपवर्तनांक को अगर हम सामान्यतः लिखना चाहें तो अपवर्तनांक होता क्या है, देखो कि अपवर्तनांक ये बताता है कि किसी माध्यम में प्रकाश की चाल निर्वात में प्रकाश की चाल की अपेक्षा कितनी कम है। ठीक है, क्या बोल रहा हूँ मैं कि अपवर्तनांक जो है वो ये बताता है कि किसी माध्यम में प्रकाश की चाल निर्वात में प्रकाश की चाल से कितनी कम है। तो अगर मैं यहाँ पर इसकी परिभाषा की बात करूँ अपवर्तनांक की, तो मैं क्या लिखूँगा कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक किसी माध्यम का अपवर्तनांक वह गुण है जो यह निश्चित करता है कि इस माध्यम में प्रकाश की चाल इस माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी होगी। यह निश्चित करता है कि इस माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी होगी। यह क्यों डिसाइड करता है? यह डिसाइड करता है अपवर्तनांक। अपवर्तनांक को किससे निरूपित किया जाता है? तो निरूपित जो किया जाता है अपवर्तनांक को, जो सामान्य प्रदर्शित किया जाता है, वो प्रदर्शित किया जाता है म्यू से, या फिर कई जगह इसको स्मॉल n से भी लिखा जाता है। तो म्यू या स्मॉल n दोनों से ही हम अपवर्तनांक को निरूपित करते हैं। इसके अंदर चैप्टर के अंदर हम लोग जो है वो म्यू को काम में लेंगे। तो म्यू का मीनिंग क्या है इस चैप्टर के अंदर ध्यान में रखेंगे। म्यू जो निरूपित करने का तरीका है वो किसको निरूपित कर रहा है? वो अपवर्तनांक को निरूपित कर रहा है। अब परिभाषा के अनुसार अगर कल हमने जो इसका फॉर्मूला देखा था अपवर्तनांक का, वो फॉर्मूला अगर हम फिर से देखना चाहें तो अपवर्तनांक जो होता है वो क्या होता है? अपवर्तनांक होता है निर्वात में प्रकाश की चाल बटे में उस माध्यम में प्रकाश की चाल, उस माध्यम में प्रकाश की चाल, दोनों का अनुपात क्या कहलाता है? अपवर्तनांक कहलाता है। अगर इसी अपवर्तनांक के लिए हम बात करें कि ये अपवर्तनांक क्या एक सदिश राशि है या अदिश राशि है, ये तो अगर हम यहाँ पर देखें इस फॉर्मूले के अंदर अपवर्तनांक को हमने किससे निरूपित कर दिया? म्यू से। तो म्यू बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल को हम निरूपित करते हैं c से, जिसका मान होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, और माध्यम में प्रकाश की चाल को हम निरूपित करते हैं v से। तो म्यू बराबर c/v। अब अगर हम इसी
म्यू का मात्रक देखना चाहें या फिर ये देखना चाहें कि ये सदिश राशि है या अदिश राशि है, तो देखो अपवर्तनांक बराबर है प्रकाश की चाल बटे में प्रकाश की चाल। एक प्रकाश की चाल है निर्वात में, दूसरी है माध्यम में। तो यहाँ पर है कि प्रकाश की चाल और ये भी क्या है, चाल। और चाल जो है वो कैसी राशि होती है, चाल होती है अदिश राशि। वेग कैसा होता है, सदिश होता है। तो चाल अदिश राशि है और दो अदिश राशियों का अनुपात जो है वो भी कैसी राशि होती है, अदिश राशि होती है। तो जो अपवर्तनांक होता है वो अपवर्तनांक कैसी राशि होती है, अदिश राशि होती है, यानी इसकी दिशा नहीं होती। तो अपवर्तनांक एक अदिश राशि होता है। अब अगर हम बात करें इसके मात्रक की, तो अपवर्तनांक के फॉर्मूले से हम लोग बोल सकते हैं कि इसका मात्रक क्या होगा। तो ऊपर देखो प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल को किस में मापा जाएगा, मीटर प्रति सेकंड में। वैसे ही माध्यम में प्रकाश की चाल है तो इसको भी किस में नापा जाएगा, मीटर प्रति सेकंड में। तो मीटर प्रति सेकंड ऊपर, मीटर प्रति सेकंड नीचे, तो मात्रक से मात्रक कैंसिल आउट होकर मैं बोल दूंगा कि जो अपवर्तनांक है वो कैसी राशि होती है, मात्रकहीन राशि होती है। अब अगर मात्रक ही नहीं है किसी राशि का तो हम क्या बोल सकते हैं, क्या उसकी विमा होगी क्या, तो मात्रकहीन राशि की विमा नहीं होती। तो हम बोलेंगे कि अपवर्तनांक जो है किसी माध्यम का वो एक अदिश राशि है, मात्रकहीन राशि है और विमाहीन राशि होती है। तो अपवर्तनांक के बारे में इतना हमें पता चल गया कि ये अदिश राशि है, मात्रकहीन है और विमाहीन है। अब बात करते हैं कि अपवर्तनांक जो है वो कितने प्रकार का होता है, या हम मेनली प्रकार नहीं बोल सकते, किसी माध्यम का अपवर्तनांक हम किस तरीके से निरूपित कर रहे हैं, इसके निरूपण करने के तरीके के आधार पर हम किस तरीके से निरूपित कर रहे हैं, इसके निरूपण करने के तरीके के आधार पर हम अपवर्तनांक को दो उपनाम दे देते हैं। दो उपनाम कौन कौन से, तो अगर हम बात करें अपवर्तनांक की प्रकार की, मुख्यतः मैं इसको लिख देता हूँ अपवर्तनांक के प्रकार, वैसे उपनाम ही है ये। तो अपवर्तनांक के प्रकार की बात करें तो पहला प्रकार जो है, पहला उपनाम जो है वो होता है निरपेक्ष अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक। अब निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है, तो देखो हमें अपवर्तनांक जो है वो दो माध्यमों की तुलना से मिलता है, ठीक है। अपवर्तनांक क्या होता है, C/V होता है। एक माध्यम का अपवर्तनांक देख लिया, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक देख लिया हमने। अब अगर दोनों माध्यमों में से एक माध्यम अगर निर्वात है, यदि दोनों माध्यमों में से एक माध्यम निर्वात है और दूसरा माध्यम चाहे कोई भी हो, हवा हो सकती है, पानी हो सकता है या कोई ठोस मैटर हो सकता है वहाँ पर, तो दूसरा माध्यम चाहे कोई भी हो, लेकिन एक माध्यम अगर निर्वात हो तो उस माध्यम का निर्वात के सापेक्ष जो अपवर्तनांक है उसे बोला जाता है निरपेक्ष अपवर्तनांक। यानी इसकी अगर परिभाषा की बात करें तो मैं क्या बोल दूंगा यहाँ पर, किसी माध्यम का निर्वात के सापेक्ष, किसी माध्यम का निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है, निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। यानी एक माध्यम आपके पास निर्वात होना चाहिए, दूसरा कोई भी माध्यम हो सकता है। जैसे मैं अगर यहाँ पर लिख दूँ कि कल हमने लिखा था जैसे 1μ2, तो 1μ2 का मीनिंग जो है वो क्या होता है, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। क्या मीनिंग होता है, पहले माध्यम के सापेक्ष, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे का
अपवर्तनांक, यही होता है इसका मीनिंग। अब यहाँ पर अगर मैं माध्यम की बात कर रहा हूँ पहले की, तो पहले की जगह अगर मैं ले लेता हूँ वैक्यूम यानी निर्वात, निर्वात को किसे डिनोट कर लिया, V से, वैक्यूम के लिए। तो निर्वात के सापेक्ष किसी माध्यम का, अब माध्यम जो है इसको हम लोग बोल देते हैं मीडियम, माध्यम को क्या बोल देते हैं, मीडियम। तो मीडियम का कैपिटल M हमने यहाँ पर लिख दिया। तो निर्वात के सापेक्ष किसी माध्यम का अपवर्तनांक देख रहे हैं, तो ये क्या होता है, ये हो जाएगा म्यू M अपॉन में म्यू V हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो हम अपवर्तनांक लिख रहे हैं, इस अपवर्तनांक को क्या बोला जाता है, निरपेक्ष अपवर्तनांक, क्योंकि इसमें एक माध्यम क्या आ गया, निर्वात आ गया। ऐसे ही अगर मैं लिख दूं कि एयर का यानी वायु का, ठीक है, और ये है वाटर का, ठीक है, W फॉर वाटर, यानी वाटर का एयर के सापेक्ष अपवर्तनांक। तो वाटर का एयर के सापेक्ष अपवर्तनांक, तो म्यू W अपॉन में म्यू A लिख दिया। अब ये जो अपवर्तनांक है यहाँ पर, क्या इसे निरपेक्ष बोल सकते हैं क्या हम लोग, इसे निरपेक्ष नहीं बोल सकते, क्योंकि दोनों माध्यमों में से कोई भी माध्यम निर्वात नहीं है। लेकिन अगर हम यहाँ पर A की जगह बोल दें वैक्यूम है, निर्वात है, तो निर्वात यहाँ पर लगा दें, तो ये जो अपने पास अपवर्तनांक आ रहा है, इस अपवर्तनांक को क्या बोला जाएगा, निरपेक्ष अपवर्तनांक बोला जाएगा। अब जो निरपेक्ष अपवर्तनांक आ रहा है, हमने यहाँ पर लिख दिया म्यू M अपॉन में VV या फिर म्यू W अपॉन में म्यू V। तो म्यू V जो है वो है निर्वात का अपवर्तनांक। म्यू V किसका है अपवर्तनांक, निर्वात का अपवर्तनांक। और ये जो निर्वात का अपवर्तनांक है, ये सबसे न्यूनतम होता है, ये सबसे न्यूनतम होता है, और इसका मान होता है 1। निर्वात का जो अपवर्तनांक है, इसका मान कितना होता है, 1 होता है, और विमाहीन मात्रकहीन राशि है तो 1 ही हो गया। अब यहाँ से अगर मैं ये बोलूँ कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा, वो भी निरपेक्ष, तो मैं लिखूंगा V म्यू M इज इक्वल टू म्यू M बटे में म्यू V, लिख दिया मैंने ये। अब देखो क्या होगा, म्यू V का मान कितना, म्यू V का मान है अपने पास 1, तो 1 को मैं नीचे लिखूं या ना लिखूं बात बराबर ही है। यानी निरपेक्ष अपवर्तनांक जो है, इसको जरूरी नहीं कि मैं शुरुआत के अंदर V लगाऊं, निर्वात को प्रदर्शित करूं, क्योंकि निर्वात का अपवर्तनांक कितना होता है, 1 होता है। ऐसे ही अगर हम वायु की बात करें, जैसे आपको बोल दे कि वायु का अपवर्तनांक कितना, तो वायु का जो अपवर्तनांक होता है, अगर मैं A से डिनोट करूं या फिर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, वायु का जो अपवर्तनांक है या निरपेक्ष अपवर्तनांक जो है, क्योंकि वैक्यूम लगाऊंगा तो वैक्यूम यानी निर्वात में अगर लगाऊं तो निर्वात का तो अपवर्तनांक 1 हो जाएगा, तो कोई मतलब नहीं रहेगा। तो निरपेक्ष अपवर्तनांक जो वायु का होता है वो होता है 1.003, या लगभग हम लोग इसे ले लेते हैं निर्वात के बराबर, ताकि अपनी कैलकुलेशन सिंपल हो जाए। अब इसी तरीके लगभग हम लोग इसे ले लेते हैं निर्वात के बराबर, ताकि अपनी कैलकुलेशन सिंपल हो जाए। अब इसी तरीके से अगर मैं कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक देखना चाहूं, तो कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक जो है वो होता है 3/2। और इसी तरीके से अगर हम बात करें पानी की, तो पानी का जो अपवर्तनांक होता है निरपेक्ष अपवर्तनांक, वो होता है 4/3। ऐसे ही अगर हम लोग डायमंड की बात करें, तो जो डायमंड होता है या हीरा जो होता है, इसका अपवर्तनांक होता है 12/5। तो ये जो मुख्य अपवर्तनांक है, जैसे निर्वात का और जैसे वायु का, कांच का, पानी का, ये जो अपवर्तनांक है वो आपको डायरेक्ट याद होने चाहिए, क्योंकि कई बार इनकी वैल्यू वो किसी क्वेश्चन के अंदर नहीं देता है। तो ये तीनों वैल्यू जो हैं वो किसकी हैं, निरपेक्ष अपवर्तनांक की है।
अब निरपेक्ष अपवर्तनांक के अंदर हम किसी के सापेक्ष तो देख रहे हैं, लेकिन वो सापेक्ष कौन है? निर्वात है। यानी दोनों माध्यमों में से एक माध्यम जो है वो निर्वात हम यहाँ पर ले रहे हैं। दूसरा जो अपने पास प्रकार होता है वो प्रकार होता है सापेक्ष अपवर्तनांक। सापेक्ष अपवर्तनांक। अब सापेक्ष अपवर्तनांक और निरपेक्ष अपवर्तनांक के अंदर अंतर क्या? अंतर कुछ भी नहीं है, केवल कहाँ पर कि यहाँ पर हमने निर्वात लिया है, यहाँ पर हम निर्वात नहीं लेंगे। यानी सापेक्ष अपवर्तनांक में हम लोग क्या लिखेंगे कि किसी माध्यम का अन्य माध्यम के सापेक्ष, अन्य माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक का मान, अपवर्तनांक का मान सापेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। सापेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। यानी इसके अंदर तो हमने एक माध्यम की जगह निर्वात ले लिया, लेकिन अगर निर्वात ना हो तो जो अपवर्तनांक हम लोग निकालेंगे वो क्या होगा? सापेक्ष अपवर्तनांक। जैसे मैं बोल दूं कि वायु के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक, यानी वायु के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक, तो इसको मैं क्या लिखूंगा? इसको लिखूंगा पानी का अपवर्तनांक अपॉन में वायु का अपवर्तनांक। तो ये जो अपवर्तनांक है वो कैसा है? सापेक्ष अपवर्तनांक है। ऐसे ही अगर मैं लिख दूं कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्या लिखूंगा मैं? कांच का अपवर्तनांक अपॉन में वायु का अपवर्तनांक। तो ये जो अपवर्तनांक है, ये जो अपवर्तनांक है, इनको क्या बोला जाता है? सापेक्ष अपवर्तनांक बोला जाता है। ध्यान में रखने वाली एक बात क्या है यहाँ पर कि आपको निरपेक्ष अपवर्तनांक वायु का, निर्वात का, कांच का, पानी का आराम से देखना है और इसे याद रखना है। और ये चीज़ जरूर ध्यान में रखनी है कि निरपेक्ष का मतलब क्या हो गया? दोनों माध्यमों में से एक माध्यम निर्वात, ठीक है। और सापेक्ष का मतलब दोनों अलग अलग माध्यम है। अब अगर हम ये देखें कि ये जो अपवर्तनांक है इसकी निर्भरता किस किस चीज़ पर होती है, किस तरीके से ये अलग अलग राशियों पर निर्भर करता है, तो वो देखते हैं। नोट डाउन कीजिए, पहले आप छापिए इसे। चलिए, सबसे पहली निर्भरता के लिए हम एक नाम लेते हैं कोची समीकरण। कोची समीकरण जो है वो क्या होती है? तो आपको केवल समीकरण ध्यान में नहीं रखनी, आपको ये पता करना है कि बस कोची समीकरण होती क्या है, क्या ना है होती है। तो कोची समीकरण जो है वो क्या होती है? किसी माध्यम के अपवर्तनांक का प्रकाश किरण के तरंगदैर्ध्य के साथ
संबंध दर्शाने वाली समीकरण कोची समीकरण कहलाती है। कोची समीकरण कहलाती है। अब ये कोची समीकरण होती क्या है? तो कोची समीकरण होती है म्यू यानी अपवर्तनांक बराबर a प्लस बी। होती क्या है? तो कोची समीकरण होती है म्यू यानी अपवर्तनांक बराबर a प्लस बी बटे लैम्डा स्क्वायर प्लस में c बटे में लैम्डा 4 और ये प्रक्रम आगे की ओर जाता है। तो ये जो समीकरण होती है ये समीकरण कहलाती है कोची समीकरण। यहाँ पर म्यू जो है, म्यू क्या है? म्यू है अपवर्तनांक, म्यू है अपवर्तनांक। लैम्डा जो है वो क्या है? लैम्डा है उस प्रकाश किरण का तरंग दैर्घ्य और जो ए बी और सी हैं ये तीनों हैं नियतांक। तो आपको केवल इतना ध्यान में रखना है कि कोची समीकरण होती क्या है। ठीक है, ये ध्यान में नहीं रखना कि किस तरीके से ये होती है, बस ये ध्यान में रखना है कि ये समीकरण जो है वो क्यों दी जाती है। तो ये समीकरण जो है वो प्रकाश किरण के तरंग दैर्घ्य के साथ माध्यम के अपवर्तनांक का संबंध दर्शाती है। अब तरंग दैर्घ्य के साथ अपवर्तनांक का संबंध दर्शाने वाली समीकरण तो कोची समीकरण हो गई। अब एक मैं ये भी बोल सकता हूँ कि अपने पास तरंग दैर्घ्य के साथ अपवर्तनांक का संबंध सीधे भी आता है। सीधे क्या? हमने ये लिखा था कि साइन आई अपॉन साइन आर बराबर म्यू2 अपॉन में म्यू1 बराबर v1 अपॉन में v2 बराबर λ1 अपॉन λ2 कर लिखी थी ये वाली समीकरण। अब देखिए यहाँ पर ये है अपवर्तनांक और ये है लैम्डा तरंग दैर्घ्य। तो अपवर्तनांक और लैम्डा के बीच में संबंध क्या हो गया? अपवर्तनांक और लैम्डा के बीच में संबंध हो गया व्युत्क्रमानुपाती का। ठीक है, अब व्युत्क्रमानुपाती का संबंध हो गया मतलब म्यू ज़्यादा होगा तो लैम्डा क्या होगा? कम होगा। अब इसका यूज कहाँ पर आता है? इसका यूज आता है दृश्य प्रकाश के अंदर कि आपको बोल दे कि कोई प्रकाश किरण दृश्य प्रकाश क्षेत्र से आ रही है। तो दृश्य प्रकाश क्षेत्र का मतलब होता है विबज्योर। दृश्य प्रकाश क्षेत्र का मतलब क्या होता है? विबज्योर यानी जो वोयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड जो कलर होते हैं इन सब को मिलाकर जो प्रकाश बनता है या इन सब का जो क्षेत्र होता है उसे बोला जाता है दृश्य प्रकाश। यानी कोई प्रकाश की किरण कलरफुल आपके पास आ जाए, ठीक है, अलग अलग कलर की प्रकाश किरणें अगर आपतित हो रही हैं तो अलग अलग प्रकाश की किरणें आने पर आप अपवर्तनांक और लैम्डा में संबंध बना सकते हैं। कैसे? कि मैं अगर लैम्डा की बात करूं, तरंग दैर्घ्य की बात करूं तो सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य जो है वो इनमें से किसका होता है? तो सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य होता है लाल रंग के प्रकाश का। तो मैं लिखूंगा लैम्डा किसके लिए? लाल रंग के लिए जो है वो सबसे ज़्यादा होता है और लैम्डा का मान वोयलेट यानी बैंगनी रंग के लिए सबसे कम होता है। तो अगर मुझे अपवर्तनांक का संबंध देखना हो तो म्यू और लैम्डा एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो अगर लैम्डा का ये रिलेशन है तो म्यू का इसका उल्टा हो जाएगा। यानी मैं क्या लिखूंगा कि लाल रंग का जो अपवर्तनांक है, लाल रंग के माध्यम का जो अपवर्तनांक है वो बैंगनी रंग के माध्यम के अपवर्तनांक से कम होगा या बैंगनी रंग के माध्यम का अपवर्तनांक लाल रंग के माध्यम के अपेक्षा ज़्यादा होता है। तो इसका पता हमें यहाँ से चल जाएगा। अब अगर हम निर्भरता की बात करें और ज़्यादा कि अपवर्तनांक किन किन बातों पर निर्भर करता है तो देखिए कौन कौन से कारण जो हैं वो अपवर्तनांक को प्रभावित करते हैं। तो अपवर्तनांक को प्रभावित करने वाले कारक, अपवर्तनांक को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से?
पहला अगर हम कारक की बात करें तो पहला जो कारक होता है वो सबसे पहले होता है जिस सतह पर प्रकाश की किरण आपतित होती है उस सतह की प्रकृति और अपवर्तन इन दोनों पर निर्भर करता है। सबसे पहला कारण क्या, सतह की या आपतन सतह की, आपतन सतह की प्रकृति व अपवर्तन पर। अपवर्तन का मतलब क्या है कि अपवर्तन किस प्रकार से हो रहा है उस पर भी निर्भर करता है अपवर्तनांक का मान। अगर दूसरा हम लोग देखना चाहें कारण, तो दूसरा कारण जो है वो हमें यहाँ से मिल जाएगा कि किस पर निर्भर कर रहा है। देखो अपवर्तनांक कब बदल रहा है, अगर रंग बदल रहा है प्रकाश का तो अपवर्तनांक बदल रहा है, तो रंग पर या फिर मैं बोल सकता हूँ तरंग दैर्ध्य पर। ठीक है, तो प्रकाश के रंग व तरंग दैर्ध्य पर, प्रकाश के रंग व तरंग दैर्ध्य पर अपवर्तनांक निर्भर करता है। तीसरा कारक अगर हम बात करें तो तीसरा कारक जो है वो होता है ताप। ठीक है, ताप बढ़ा दिया जाए तो ताप बढ़ाने का क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या परिणाम होगा अपवर्तनांक पर, तो ताप बढ़ाने पर माध्यम का अपवर्तनांक कम हो जाता है। माध्यम का अपवर्तनांक कम हो जाता है। अब इसको हम लोग उल्टा भी बोल सकते हैं, कैसे, ताप बढ़ाया तो माध्यम का अपवर्तनांक कम हो जाता है, तो मैं बोल सकता हूँ ताप घटाने पर माध्यम का अपवर्तनांक अधिक हो जाता है या बढ़ जाता है। माध्यम का अपवर्तनांक बढ़ जाता है। माध्यम का अपवर्तनांक बढ़ जाता है। तो ये मेन कारण हो गए जिनको जो अपवर्तनांक को प्रभावित करते हैं। कोची समीकरण हो गई जो अपवर्तनांक और तरंग दैर्ध्य के बीच में संबंध दर्शाती है, और जो संबंध हमने पिछली बार अपवर्तनांक का जब बेसिक पढ़ा था उसके अंदर भी हमने ये संबंध देखा था। तो किस किस पर निर्भर करता है, आपतन सतह की प्रकृति पर, अपवर्तन पर, प्रकाश के रंग व तरंग दैर्ध्य पर, या रंग की बात कर लें तो तरंग दैर्ध्य अपने आप ही आ गया यहाँ पर, प्रकाश के रंग या तरंग दैर्ध्य पर। और तीसरा क्या है, ताप पर, कि ताप बढ़ा दिया तो माध्यम का अपवर्तनांक कम हो जाएगा, ताप घटा दिया तो माध्यम का अपवर्तनांक बढ़ जाएगा। तो चलिए नोट डाउन कीजिए। और एक बात और हम लोग ध्यान में रखेंगे कि अगर हमें बोल दे क्वेश्चन के अंदर केवल अपवर्तनांक, ये नहीं दिया हुआ हो कि वो सापेक्ष है या निरपेक्ष है, केवल और केवल बोल रहा है कि अपवर्तनांक किसी माध्यम का ये है, तो अपवर्तनांक अगर केवल नाम आ जाए तो वहाँ पर आपको निरपेक्ष अपवर्तनांक हमेशा लेना है। कभी भी सापेक्ष अपवर्तनांक हम लोग काम में नहीं लेंगे। केवल अपवर्तनांक यदि क्वेश्चन में लिखा हुआ आ जाए तो इसका मतलब है कि वो निरपेक्ष अपवर्तनांक की बातें कर रहा है, सापेक्ष अपवर्तनांक के बारे में नहीं बोल रहा है। चलिए नेक्स्ट जो गुण है वो प्रकाश का एक गुण होता है और वो अपवर्तनांक से सीधा का सीधा संबंधित होता है। तो उस गुण की अगर हम बात करें तो उस गुण को बोला जाता है प्रकाश का
उत्कर्मणीयता का गुण, प्रकाश का उत्कर्मणीयता का गुण। अब उत्कर्मणीय क्या होती है तो केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। उत्कर्मणीय समीकरण क्या होती है, आगे से पीछे जाए, पीछे से वापस से आगे आए तो वो समीकरण उत्कर्मणीय समीकरण होती हैं। वैसे ही प्रकाश का उत्कर्मणीयता का गुण होता है। क्या गुण होता है कि जैसे हमने यहाँ पर बोल दिया कि एक कोई कांच की पट्टिका है, यहाँ पर कोई कांच की एक पट्टिका है, ये है पहला माध्यम, या कांच की पट्टिका न लेकर हम बोल देते हैं कि कोई दूसरा माध्यम है, कुछ भी हो सकता है वो, ठीक है। और यहाँ पर वापिस से ये पहला ही माध्यम है, ठीक है। अब एक कोई प्रकाश की किरण जो है, वो प्रकाश की किरण सीधी आ रही है पहले माध्यम से सीधी आ रही है। कहाँ पर आ रही है वो, दूसरे माध्यम पर आ रही है, यहाँ, ठीक है। इस तरीके से वो आ रही है। तो अगर मुझे यहाँ पर अपवर्तन का पता करना है तो मैं सबसे पहले यहाँ पर एक नॉर्मल बना लेता हूँ, ठीक है। अभिलंब हमने यहाँ पर बना लिया। अब इस अभिलंब के आधार पर हम देखेंगे, ठीक है। अब दूसरा माध्यम कौन सा है, कौन सा विरल है, कौन सा सघन है, ये मेरे को नहीं पता है, ये कि अपने को क्वेश्चन में नहीं दे रखा है। तो हम नॉर्मली यही देख लेते हैं कि यहाँ से वो किसी भी तरीके से माध्यम के अनुसार अपवर्तित हो जाएगी, माध्यम के अनुसार, कि कैसा भी माध्यम है उसके अनुसार अपवर्तित हो जाएगी। जब ये इस वाली सतह पर आ रही है तो मैं बोलूँगा यहाँ पर हमने एक अभिलंब बना दिया वापस से, और ये इस अभिलंब से वापस किसी और तरीके से चली गई इधर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्रमशः अपवर्तन हो रहे हैं, और कितने अपवर्तन हो रहे हैं, पहला अपवर्तन तो हो गया यहाँ पर और दूसरा अपवर्तन हो गया यहाँ पर। तो पहले माध्यम का अपवर्तनांक जो है उसे हम डिनोट करेंगे μ1 से, उसे हम किससे डिनोट करेंगे, μ1 से। दूसरे माध्यम का जो अपवर्तनांक है इसे हमने डिनोट कर दिया, निरूपित कर दिया μ2 से। तो वापस से पहला माध्यम आ गया तो μ1 इसका अपवर्तनांक हो जाएगा। अब देखो क्या होता है उत्कर्मणीयता का गुण, कि अगर मैं इस प्रकाश किरण की दिशा को विपरीत कर दूं, यानी पहले प्रकाश पहले माध्यम से यानी ऊपर की ओर से इधर आ रहा था दूसरे माध्यम में, अब अगर मैं इसकी दिशा को विपरीत कर दूं, यानी इधर से प्रकाश की किरण आ रही है, तो यह प्रकाश की किरण अपने पथ की पुनरावृत्ति करती है और ठीक उसी प्रकार से वापस ऊपर की ओर चली जाएगी जिस प्रकार से वो आई थी। तो यही गुण जो है वो कहलाता है प्रकाश का उत्कर्मणीयता का गुण, यानी वो अपने पथ की पुनरावृत्ति कर लेती है अगर सेम कंडीशन हो तो। अब यहाँ पर देखो, अगर हम फर्स्ट अपवर्तन की बात करें तो फर्स्ट अपवर्तन के अंदर मैं बोलूँगा कि प्रकाश की किरण पहले माध्यम से दूसरे माध्यम की ओर जा रही है, तो 1μ2 बराबर क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है μ2 बटे में μ1। अब इसी तरीके से मैं दूसरे अपवर्तन की बात करूं तो दूसरे अपवर्तन में प्रकाश की किरण दूसरे माध्यम से पहले माध्यम में गति कर रही है, तो दूसरे माध्यम से पहले माध्यम में गति कर रही है, दूसरे से पहले में, तो बराबर ये क्या हो जाएगा μ1 बटे में μ2। तो अब अगर मैं इन दोनों के अंदर संबंध देखना चाहूँ तो देखो दोनों को अंदर अगर मैं एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर दूं तो 1μ2 गुणा में 2μ1 बराबर किसके आएगा, तो मैं लिखूंगा μ2 बटे में μ1 गुणा में μ1 बटे में μ2। तो μ1 से μ1 चला गया, μ2 से μ2 चला गया, तो मान जो है वो कितना आ गया, मान आ जाएगा 1। तो मान 1 आ गया। यही अपने पास नियम है कि प्रकाश उत्कर्मणीयता का एक गुण दर्शाता है। आ गया, यही अपने पास नियम है
कि प्रकाश उत्क्रमणीयता का एक गुण दर्शाता है, इसके अनुसार वो अपने पथ की वापस पुनरावृत्ति करता है। समान परिस्थितियों के अंदर जब वो अपने पथ की पुनरावृत्ति करता है तो दूसरे माध्यम का प्रथम माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक गुणा प्रथम माध्यम का दूसरे माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक बराबर 1 होता है। यानी दोनों माध्यमों के अपवर्तनांकों का गुणा सदैव इकाई रहता है। अब यही स्थिति अगर हम एक से ज़्यादा माध्यमों के लिए ले लें, जैसे अपने पास कोई अलग अलग 2 माध्यम हैं, अपने पास कोई 2 अलग अलग माध्यम हैं, या टोटल हम लोग बात कर लें 3 माध्यमों की। ये है आपके पास पहला माध्यम, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा, और ये वापिस आ गया पहला माध्यम। अब कोई प्रकाश की किरण जो है वो यहाँ से इस तरीके से यहाँ पर आ रही है, आपतित हो रही है। तो आपतित होने के बाद में मैं यहाँ पर अभिलंब बना देता हूँ। अभिलंब बनाने के बाद में अब माध्यम की प्रकृति के अनुसार कि वो माध्यम सघन है या विरल है, उसकी प्रकृति के अनुसार ये प्रकाश की किरण चली जाएगी। अभी हमें पता नहीं है कि माध्यम कौन सा है, तो हम अपनी तरफ से ऐसे ही बना रहे हैं। यहाँ पर वापिस से अपवर्तन होगा, तो मैंने यहाँ पर एक अभिलंब बना लिया। यहाँ से हमने इसको वापिस से अपवर्तित कर दिया, ये अपवर्तन के बाद में इधर आ गई। उसके बाद में जैसे ही ये इस सतह पर आएगी, इसका वापस से अपवर्तन होगा, और अपवर्तन के बाद में ये चली गई कुछ इस तरीके से। ठीक है, हमें नहीं पता कि ये कौन सी दिशा के अनुसार जा रही है, हमें केवल ये देखना है कि यहाँ पर अपवर्तन जो है वो क्रमिक हो रहा है, निरंतर हो रहा है। तो यहाँ पर जो अपवर्तन हुआ वो 1 नंबर अपवर्तन हो गया, यहाँ पर वापस से अपवर्तन हुआ दूसरा अपवर्तन, यहाँ पर वापस से अपवर्तन हुआ तीसरा अपवर्तन। अब जब मैं इस प्रकाश की किरण को इतना ही कोण बनाते हुए नीचे की ओर से इसे गति करवाऊं, तो नीचे की ओर से गति करवाने पर ये अपने समान पथ के अनुसार वापिस से चली जाएगी, यानी पथ की पुनरावृत्ति ये कर लेगी। और यही क्या है, उत्क्रमणीयता का गुण है। अगर पहले माध्यम का अपवर्तनांक हम μ1 ले लें, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक μ2 ले लें, तीसरे माध्यम का अपवर्तनांक μ3 ले लें, और पहला माध्यम वापिस आ गया, उसका अपवर्तनांक कितना μ1। तो पहले की अगर हम बात करें, पहले की, तो पहला जो अपने पास माध्यम है या पहला जो अपवर्तन है, इस पहले अपवर्तन के अंदर, प्रथम अपवर्तन के अंदर अगर मैं अपवर्तनांक देखना चाहूँ तो देखो क्या हो जाएगा। मैं क्या लिखूंगा, पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है, तो 1 μ2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, μ2 अपॉन में μ1। द्वितीय अपवर्तन में क्या होगा, द्वितीय अपवर्तन के अंदर प्रकाश की किरण जो है वो दूसरे माध्यम से तीसरे माध्यम में गति कर रही है, तो दूसरे माध्यम से तीसरे माध्यम में जा रही है, तो इसको क्या लिख सकता हूँ, μ3 अपॉन में μ2। फिर हो गया आपके पास तृतीय अपवर्तन, तीसरा अपवर्तन। तो तृतीय अपवर्तन की अगर हम बात करें तो तृतीय अपवर्तन देखो क्या हो रहा है, तृतीय अपवर्तन के अंदर प्रकाश की किरण तीसरे माध्यम से प्रथम माध्यम में वापस गति कर रही है, तो तीसरे माध्यम से प्रथम माध्यम में वापस गति करेगी, तो मैं लिखूंगा तीसरे माध्यम से प्रथम माध्यम में गति, तो ये बन गया μ1 अपॉन में μ3। अब अगर ये वापस अपने पथ की पुनरावृत्ति कर रही है तो भी देखो ऐसा ही होगा बिल्कुल। क्या मैं लिखूंगा, पहले से तीसरे में जा रही है तो 1 μ3 लिखूंगा, ठीक है। फिर तीसरे से दूसरे में जा रही है तो 3 μ2 लिखूंगा, उसके बाद में दूसरे से पहले में जा रही है तो 2 μ1 लिखूंगा। उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि पथ जो है वो उत्क्रमणीयता के आधार पर सेम है रहेगा। अब अगर मैं इन तीनों को गुणा कर दूं आपस के अंदर तो देखो क्या बनेगा, 1 μ2 गुणा में 2 μ3 गुणा में 3 μ1। तो गुणा करो, देखो ये क्या बन गया, μ2 अपॉन में μ1 गुणा में μ3 अपॉन में μ2 गुणा में μ1 अपॉन में μ3।
μ2 से μ2 चला गया, μ3 से μ3, μ1 से μ1, कितना बचा? बच गया 1 μ2 गुणा में 2 μ3 गुणा में 3 μ1 बराबर 1। तो यानी कितने भी माध्यम हों, कितने भी माध्यम हो, अगर प्रकाश का गुण उत्क्रमणीयता को प्रदर्शित कर रहा है तो उन तीनों माध्यमों के अपवर्तनांकों का गुणा सदैव इकाई होगा। ये हमें हमेशा ध्यान में रखना है। और ये किसकी वजह से हो रहा है? ये हो रहा है प्रकाश के उत्क्रमणीयता के गुण की वजह से, जब प्रकाश अपने पथ की पुनरावृत्ति करता है। तो चलिए नोट डाउन कीजिए। अब आज के वीडियो लेक्चर के अंदर इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखेंगे 1-2, ठीक है, और उसके बाद में आगे कंटिन्यू टॉपिक को करेंगे। थैंक यू।